दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण भाग सम्राट हर्षवर्धन से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के प्राचीन भारत खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में ऐसे शासक कम ही हुए हैं जिन्होंने अपने शक्ति, दृष्टि और प्रशासनिक कुशलता से पूरे उत्तर भारत को एकजुट किया। इन्हीं शासकों में एक थे हर्षवर्धन, जिनका शासनकाल प्राचीन भारत से मध्यकाल के संक्रमण का प्रतीक माना जाता है। हर्ष, जिन्हें हर्षवर्धन भी कहा जाता है, का जन्म लगभग 590 ईस्वी में हुआ। उन्होंने उत्तर भारत में वर्धन वंश, जिसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है, 6वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान उत्तरी भारत पर शासन किया। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक सम्राट हर्षवर्धन हुए और इस वंश का महत्व हर्ष द्वारा उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को एकजुट करने के प्रयासों, बौद्ध धर्म के संरक्षण और उनके शासनकाल में हुए सांस्कृतिक विकास में निहित है। आज के इस आर्टिकल में हम हर्षवर्धन वंश के राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो कि विशेष रूप से भारतीय इतिहास में हर्ष के योगदान पर केंद्रित है। आइए जानते हैं वर्धन वंश के इतिहास और विस्तार के बारे में। पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन थे, जिन्होंने अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात मात्र 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर, जो कि वर्तमान हरियाणा में है, का राज सिंहासन संभाला और शीघ्र ही अपनी राजनीतिक और सैनिक क्षमता के बल पर अपने राज्य को विस्तारित किया और 7वीं शताब्दी ईस्वी का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। उनका साम्राज्य उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ था। पूर्व में यह कामरूप तक, दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पश्चिम और उत्तर में पंजाब, सिंधु गंगा के मैदान, बंगाल और उड़ीसा तक विस्तारित था। इस व्यापक साम्राज्य में 2 प्रकार के क्षेत्र सम्मिलित थे। एक वे प्रदेश जो प्रत्यक्ष रूप से हर्षवर्धन के शासनाधीन थे, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, बंगाल, कलिंग और राजपूताना, तथा दूसरे वे राज्य जो सामंत बनकर उनकी अधीनता स्वीकार करते थे, जैसे जालंधर, कश्मीर, नेपाल, सिंध और कामरूप आदि। उनके शासनकाल में राजनीतिक एकता के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक उन्नति भी देखने को मिली। उनका शासनकाल न केवल साम्राज्य विस्तार और शक्ति के लिए जाना जाता है, बल्कि इसे भारतीय इतिहास का वह काल भी माना जाता है जब उत्तर भारत एक सशक्त केंद्रीय सत्ता के अधीन था, जिसने गुप्तोत्तर काल की राजनीतिक अस्थिरता को काफी हद तक संतुलित किया। आइए अब जानते हैं हर्षवर्धन के प्रशासन और साम्राज्य के बारे में। हर्षवर्धन का प्रशासन और साम्राज्य उस समय की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। कहा जाता है कि उनका शासन कई दृष्टियों से महान गुप्त साम्राज्य की याद दिलाता था, क्योंकि उनके प्रशासन की संरचना और नीतियां गुप्तकालीन परंपराओं से प्रभावित थीं। उनके साम्राज्य में गुलामी यानी दास प्रथा का अभाव था और लोग अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए स्वतंत्र थे। हर्षवर्धन ने गरीबों और ज़रूरतमंदों की विशेष देखभाल की। उन्होंने यात्रियों और निर्धनों के लिए विश्राम गृह बनवाए, जिनमें भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। उनके इन कार्यों के चलते उन्हें विभिन्न ग्रंथों में एक आदर्श सम्राट के रूप में चित्रित किया गया है, जिसने अपनी प्रजा की सुख समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया। उन्होंने कर व्यवस्था को संतुलित रखा और प्रजा पर अत्यधिक करों का बोझ न पड़े, इसके लिए भी कड़े कदम उठाए। उनकी अर्थव्यवस्था कुछ हद तक आत्मनिर्भर थी, जिससे समाज में संतुलन बना रहा। उनकी राजधानी कन्नौज, वर्तमान उत्तर प्रदेश, न केवल प्रशासनिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध थी। यहाँ दूर दराज से कलाकार, कवि, विद्वान और धार्मिक नेता एकत्रित होते थे, जिससे कन्नौज ज्ञान और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। हर्ष ने विदेशी संबंधों में भी रुचि दिखाई और चीन के साथ उनके राजनयिक संबंध स्थापित हुए। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने उनके साम्राज्य में 8 वर्ष व्यतीत किए और अपने वृत्तांतों में हर्ष के शासन की विस्तार से चर्चा की। वहीं सैन्य प्रशासन की दृष्टि से भी उनका साम्राज्य सशक्त था। ऐतिहासिक विवरणों की माने तो उनके पास लगभग 1 लाख घुड़सवार सेना, 50,000 पैदल सैनिक और 60,000 हाथी थे, जो उनकी सामरिक शक्ति को दर्शाता है। हालांकि उनके शासनकाल में उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में सिक्कों का प्रचलन अपेक्षाकृत कम था, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनकी अर्थव्यवस्था सामंती स्वरूप की थी। इस सामंती ढांचे में स्वतंत्र शासक, जिन्हें महासामंत कहा जाता था, यही सहयोग उनके साम्राज्य के विस्तार और स्थायित्व में सहायक सिद्ध हुआ। आइए अब जानते हैं हर्षवर्धन के समाज और धर्म के बारे में।
हर्षवर्धन के शासनकाल में समाज और धर्म दोनों के विशिष्ट स्वरूप दिखाई देते हैं। सामाजिक दृष्टि से हिंदू समाज जाति व्यवस्था पर आधारित था। लोग 4 प्रमुख वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित थे, जिनकी अपनी अपनी उपजातियां भी प्रचलित थी। समाज में स्त्रियों की स्थिति पहले की अपेक्षा काफी गिर चुकी थी। सती प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी और विशेषकर उच्च जातियों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। यह स्थिति महिलाओं की स्वतंत्रता और सम्मान में गिरावट का स्पष्ट संकेत थी। धार्मिक दृष्टि से हर्षवर्धन का जीवन भी परिवर्तनशील रहा। प्रारंभ में वे शिव के उपासक थे, किंतु बाद में महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। इसके बावजूद वे अत्यंत सहिष्णु शासक थे और अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। धर्म की लोकप्रियता और प्रसार के लिए उन्होंने कई प्रयास किए। 643 ईस्वी में कान्यकुब्ज में उन्होंने एक भव्य धार्मिक सभा का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता चीनी यात्री ह्वेनसांग ने की। इस सभा का मकसद महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन हर 5 वर्ष में प्राचीन प्रयाग, वर्तमान के प्रयागराज में एक विशाल धार्मिक समारोह आयोजित करते थे। यह समारोह 3 महीने तक चलता था, जिसमें दान दक्षिणा का भव्य आयोजन होता था और पिछले 5 वर्षों में संचित अधिकांश धन जनता के कल्याण और धार्मिक कार्यों पर खर्च कर दिया जाता था। इस प्रकार हर्ष का शासन न केवल राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि सामाजिक और धार्मिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित करने वाला था। आइए अब जानते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में कला और शिक्षा के बारे में। हर्षवर्धन का शासनकाल केवल राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से ही नहीं, बल्कि कला और शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय माना जाता है। वह स्वयं एक विद्वान और साहित्यकार थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा में 3 प्रसिद्ध नाटक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की। यह तथ्य दर्शाता है कि वे केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि साहित्य और संस्कृति के संरक्षक भी थे। उन्होंने अपनी आय का 1/4 हिस्सा विद्वानों, कवियों और शिक्षा संस्थानों के संरक्षण के लिए समर्पित किया, जिससे उनके साम्राज्य में बौद्धिक और सांस्कृतिक वातावरण में वृद्धि हुई। वहीं चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने विवरण में उस समय के नालंदा विश्वविद्यालय का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा शिक्षा और शोध का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था, जहां लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक अध्ययन और अध्यापन करते थे। यहाँ का पाठ्यक्रम अत्यंत विस्तृत और विविध था, जिसमें वेद, बौद्ध धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कानून और शहरी नियोजन जैसे विषय शामिल थे। जो यह दर्शाता है कि शिक्षा केवल धर्म तक सीमित नहीं थी, बल्कि व्यावहारिक और वैज्ञानिक विषयों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। उनके दरबार में अनेक विद्वान और कवि उपस्थित रहते थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम बाणभट्ट का है, जो उनके अस्थाना कवि यानी राजकीय कवि थे। बाणभट्ट ने अपनी रचनाओं में हर्ष और उनके साम्राज्य का विस्तृत और प्रभावशाली वर्णन किया है। इस प्रकार हर्ष का शासन कला, साहित्य और शिक्षा के उत्कर्ष का काल था, जिसने भारतीय सांस्कृतिक इतिहास को नई ऊंचाइयां प्रदान की। तो आइए अब चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। हर्षवर्धन का काल भारतीय इतिहास में उस दौर का प्रतीक है जब गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक विखंडन और अस्थिरता फैली हुई थी। लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने उत्तर भारत को एकजुट कर स्थिरता प्रदान की। उन्होंने न केवल विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि प्रशासन, समाज, धर्म, कला और शिक्षा के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। उनका शासन प्रजा हितैषी और उदारवादी था, जिसमें जनता की देखभाल, करों की संतुलित व्यवस्था और धार्मिक सहिष्णुता स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, किंतु अन्य धर्मों का भी सम्मान किया और इस प्रकार धार्मिक समन्वय की भावना को आगे बढ़ाया। कला और साहित्य में उनकी विशेष रुचि ने संस्कृत नाट्य साहित्य को समृद्ध किया और नालंदा जैसे शिक्षा केंद्रों को विश्व प्रसिद्ध बनाया। हालांकि उनके काल में सामंती प्रवृत्तियों की शुरुआत भी हुई, जिसने बाद में भारतीय इतिहास में राजनीतिक विखंडन को बढ़ावा दिया। उनकी मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उनका साम्राज्य शीघ्र ही बिखर गया। फिर भी हर्षवर्धन को एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने लगभग 4 दशकों तक उत्तर भारत को एकता, समृद्धि और सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग दिखाया। वे गुप्तोत्तर काल और मध्यकाल के संक्रमण काल में भारतीय इतिहास के अंतिम महान सम्राट के रूप में स्थापित हुए। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। हर्षवर्धन प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत के संक्रमण काल के शासक थे। उनके शासन की नीतियों और उपलब्धियों के आलोक में इस कथन पर चर्चा कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।